जय हिंद साथियों। मैं आज पर्यावरण का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक पे जो है कि बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। वो टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। घास के मैदान से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स, कौन देश किससे रिलेटेड है, कौन देश जो है कौन किस देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य को देखूंगा, कौन कहाँ स्थित है। इसके अलावा कुछ मैं जो है कि इसमें महत्वपूर्ण जो है संरक्षण अधिनियम बनाए गए थे वो देखूंगा। इसमें देख सकते हैं कि ये सारे सर्वेक्षण जो अधिनियम बनवाए गए हैं कि जो पर्यावरण को रक्षा के लिए, वो सारा मैं देखूंगा। इसके बाद ये जो है कि पूरी क्लास में रहेगी कि महत्वपूर्ण जो एनवायरमेंट से रिलेटेड डेट है वो कौन चर्चे में रहा है। ये तो तमाम बात को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए। और इसके पहले मैं जो है कि मैराथन दे चुका हूँ, लगभग मैराथन के बराबरी है। 50 क्वेश्चन उसका था साइंस का, और 50 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट का, साइंस का 100 क्वेश्चन भी कराए हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पे देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। मेरा टॉपिक रहेगा घास के मैदान, यानी कि ग्रास लैंड जो होता है हमारा। ग्रास लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ग्रास लैंड, ग्रास लैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ग्रास लैंड में क्या महत्वपूर्ण ध्यान देना है, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि घास के मैदान ऐसे स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जहां मुख्य रूप से घास उगती है और पेड़ पौधे बहुत कम या बिखरे हुए होते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो होता है कि ज्यादातर घास ही उगती है और पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अब इसमें देखते हैं कि घास के जो मैदान होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कहीं गर्म होगा तो कहीं ठंडा होगा। तो इसी को जो है कि पर्यावरण की भाषा में क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय बोला जाता है। तो ये जियोग्राफी का टर्म, लेकिन इसको हम पर्यावरण से रिलेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं घास के मैदान के प्रकार कौन कौन से हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय के लिए क्या कंडीशन है, जो कि हमारा आप देख सकते हैं एक देश है अफ्रीका, भारत, ब्राजील, ये सब क्या है कि ये ब्राजील वगैरह ये सब क्या है महाद्वीप में आते हैं। तो नहीं, ब्राजील नहीं, सब देश है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अफ्रीका, ये जो देश बताए गए हैं, वर्षा लगभग यहाँ पे कितना होता है, 50 से 150 सेंटीमीटर होता है। प्रमुख जीव जो होते हैं शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा, चीता। तो क्वेश्चन बना सकता है कि जेब्रा, चीता निम्नलिखित में से किस घास के मैदान में पाए जाते हैं, उष्ण की शीतोष्ण। शीतोष्ण आगे है, दिखाऊंगा अभी। अब इससे और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछता ही रहता है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। आप लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए सवाना, लानूस, कैंपोस, ये जो जितने भी हमने बताए ये सभी के सभी उष्णकटिबंधीय में है। सवाना कहाँ है, अफ्रीका, यह सबसे प्रसिद्ध उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानूस कहाँ है, वेनेजुएला। आपको यही याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में यही पूछा जाएगा। वेनेजुएला से कौन सा घास का मैदान संबंधित है, कोलंबिया, और कैंपोस ब्राजील में है। ठीक है ना, कैंपोस। तो लानूस कहाँ, वेनेजुएला में, सवाना कहाँ, अफ्रीका में, कैंपोस कहाँ, ब्राजील में। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करते हैं अगला। अगला है आपका समशीतोष्ण घास, यानी कि शीतोष्ण टेम्परेट जोन क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग ट्रॉपिकल जोन पढ़ेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण घास, यानी कि जहां ठंडा प्रदेश होगा, जहां ठंडा प्रदेश होगा वहां पे शीतोष्ण घास देखने को मिलता है। तो इसके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ कम वर्षा होगा, ये तो ठीक है, कम वर्षा होगा यहाँ। अलग अलग नाम से, जैसे प्रियरी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ लिख दीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, रशिया और मध्य एशिया में।
तो प्रेयरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपीज भी है, ये सब के सब एकदम याद होना चाहिए। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेयरी कनाडा से और यूएसए से, स्टेपीज मध्य एशिया और रशिया यूरोप वाले क्षेत्र से, पंपास पंपास जो है अर्जेंटीना से, बेल्ट साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर मैंने क्या बताया था? नालोस बताया था, कैम्बोज बताया था, और उसके बाद एक और बताया था हमने सवाना। सवाना अफ्रीका के जंगलों से था। ठीक है, नालोस कहाँ था? वेनेजुएला से था। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी हमने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा, ये काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। कैंपोस जो होता है कि ब्राजील वगैरह, ये सब इसको एक बार अच्छी निगाहों से देख के चले जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है जी, हर बार आया हुआ है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण आपको सूचना में बता दूं कि मैं जो है कि इसका अगला वीडियो होगा कि इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे संविधान से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां पूछी जाती है, उसको भी मैं करा दूंगा छोटे वीडियो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कभी कभी कि कहाँ कौन उद्यान है, कहाँ पे है। तो इसका केवल नाम सुने रहेंगे तो एग्जाम में आपका फायदा करेगा। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में बना था, और इसको पहले हेली के नाम से जाना जाता था। ये पूछा गया है, इसको हेली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पानी किस नदी के द्वारा मिलता है? तो रामगंगा नदी। आपको क्या याद रखना है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी से यहाँ पे मिलता है। क्लियर है? तो ये याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है, ये असम में है। एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा, ये असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर जो है कि राजस्थान में है। रणथंभौर यानी कि राजस्थान, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। गिर जो है बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। बस कान्हा, कान्हा जो होता है बीच में रहते हैं गोपियों के, तो इसका मतलब बीच में, मध्य में, मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको ये याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बांधवगढ़ कहाँ है जी? बांधवगढ़ भी एमपी में। बांधवगढ़ कहाँ है? एमपी में है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? पेंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। केवल नाम आप सुने रहिए, आप जरूर एग्जाम में इसको लगा लीजिएगा। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा फास्ट रिवीजन में, मतलब हाई स्पीड कर करके देख लीजिएगा। बांदीपुर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर पूछा गया है। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर ये आपसे पूछा गया है कि बांदीपुर कहाँ है नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। पेरियार कहाँ है? पेरियार जो है बाघों के लिए भी जाना जाता है, हाथियों के लिए भी जाना जाता है। तो पेरियार जो है कि केरल में। कहाँ पे है जी? केरल में है। तो ये तमाम जो है कि आपको जानकारी जो दी जा रही है काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको जो है कि बढ़िया से रिवीजन करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे केरला मैंने बताया पेरियार, तो केरियार केरला हो गया। उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है वेटलैंड्स जो है बंगाल में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कितना है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बात करते हैं, अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि टाइगर रिजर्व इस समय कितने हैं। टाइगर रिजर्व इस समय कितने हैं? टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और हाल ही वाला टाइगर रिजर्व कौन बनाया गया है? ये आप जरूर कमेंट में बताइए। अब हम बात करते हैं टोंडोबा अंदरी टाइगर रिजर्व, ये अलग से थोड़ा नाम है, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। दुधवा, दुधवा यूपी से है। यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, तो यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी का नेशनल पार्क जरूर याद होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश में है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? अगर हम बात करें तो दुधवा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी।
लखीमपुर खीरी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक ही मात्र बिहार में टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट चंपारण में है। कहाँ है जी? वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उसके बाद सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा से। सिमलीपाल कहाँ है जी? उड़ीसा से। तो केवल आपको एक बार सरसरी निगाहों से जितना मैंने यहाँ पे कराया, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो छूट गया है ये ध्यान रखिएगा। मणिपुर में बहुत बढ़िया एक पार्क है, उसका नाम याद रखिएगा, किमिन लामजाओ। किमिन लामजाओ जो है कि वो मणिपुर में है, वह एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। बन्नरघट्टा जो है, बन्नरघट्टा कर्नाटक में, बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में वह तितली उद्यान के लिए फेमस है, तितली उद्यान के लिए फेमस है। अब आप लोग कमेंट बताइए, जंगली गड्ढों के लिए कच्छ का रण जाना जाता है, कच्छ का रण। वहां पे एक पार्क है, उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये हमने बता रखा है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एशियाई शेर के लिए गिर जाना जाता है। एक सींग वाले के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ द मैंग्रोव वन के लिए कौन सा? तो सुंदरबन डेल्टा याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। बिहार का एकमात्र, मतलब एक ही है अभी तक, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पूछे जाते हैं, जैसे कि 1972 में क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि जैसे कि जीव जब खतरे में आ जाते हैं तो उसको बचाने के लिए हमारी सरकार पहल करती है कि अब जीवों को बचाया जाए। तो उस समय जब यही पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। क्लियर है? अब ये जो है कि इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा है पढ़ लीजिएगा, लेकिन बस यही डेट ही याद रखिएगा। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। अब जल प्रदूषण कई बार पूछा गया है, तो 1974, 72 के बाद 2 जोड़ दीजिए, 74। 74 में क्या हो जाएगा? जल। एक लिंक कर लीजिए, पहले वन को हम बचाएंगे 1986 में, ठीक है? तो 1986 में लास्ट में वन बचाते हैं। तो सबसे पहले एक लिंक कर लीजिए कि पहले जीव को बचाना है, फिर जल को बचाना है 2 साल बाद। तो इस तरह से लिंक करके याद कर सकते हैं कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1974 में जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए लाया गया, ठीक है? अब इसके लिए जो है कि ये कौन सी संस्था का बोर्ड काम करती है, तो सीपीसीबी और एसपीसीबी की स्थापना की गई। ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये हाई लेवल एग्जाम के लिए है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, अब ध्यान रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब ये भारत में लाया गया, ठीक है? तो वन संरक्षण अधिनियम जो होता है, याद रखिएगा कब लाया गया? 1980 में। तो अब देखिए 72 के बाद 74, 74 में 4 साल और जोड़ दीजिए, तो वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980 में। और वन संरक्षण क्यों लगाया गया? क्योंकि भाई पेड़ों की ज्यादा कटाई होने लगी थी, वन की रोकने के लिए वन भूमि में गैर कार्य होने लगे थे, उद्योग खनन ज्यादा हो रहा था, इसलिए इनके जो है कि वन संरक्षण, इनकी कटाई पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी कि अब वन को वन जो है कि 1980 में नियम बना दिया गया, इसके तरफ वन को काटना नहीं है। तो ये वन संरक्षण अधिनियम आपको याद रखना है, कब आया था जी? 1980 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, एयर एक्ट 1981 है। तो 80 के बाद एक साल ज्यादा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम क्या होगा? 1981। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना मैंने बताया अभी। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो हर एक एग्जाम में पूछ लेता है, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैव विविधता अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? 2002 में, कि जीवों की विविधता को बरकरार रखने के लिए, उनकी विविधता बनी रहे, इसको जो है कि समृद्ध करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये अधिनियम लाया गया था कि जैव विविधता का जो है संकट कम हो, इसलिए यहाँ पे यह नियम लाया गया था।
अब एक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि जो ट्रिब्यूनल है ये कब लाया गया? 2010 में लाया गया। कब लाया गया था? 2010 में। तो पहले फिर से रिवाइज कर लीजिए, 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 74 में जल आयाम, 80 में वन संरक्षण अधिनियम आ गया। पहले में वन्य जीव है, ध्यान रखिएगा, 1972 में वन्य जीव है, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम है, फिर 81 में वायु प्रदूषण है, उसके बाद जो है कि वायु से नियंत्रण था, 81 हो गया। उसके बाद आपका 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, 2002 में जो है कि जैव विविधता अधिनियम है, 2010 में एनजीटी है। इसको बार बार थोड़ा सा 2-4 बार लिख दीजिएगा पढ़ करके तो याद हो जाएगा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको ये सब बताया, ये कई वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि घास के मैदान को लेकर के फिर इसको बताया, ठीक है, और महत्वपूर्ण अभ्यारण्य भी बताए, और आपको कमेंट में बताना था टाइगर रिजर्व कितने हैं, और आपको ये भी बताना है कि वेटलैंड में जो है कि 100वां वेटलैंड घोषित किया, रामसर स्थल घोषित किया गया भारत में, वो किस राज्य के किस जिले को घोषित किया गया है, ये जरूर बताइएगा। तो चलिए अब यहाँ पे एक ब्रीफ देख लीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम भी एक आया था, ये 1927 में। वन्य जीव मैंने बताया 84 में, 80 में, 81 में, 86 में, 2010 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2002 याद रखिएगा, 2002 क्या है? जैव विविधता अधिनियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित बहुत बार पूछा गया है, पर्यावरण से संबंधित बहुत बार दिवस पूछा गया है। यह यूपी टेट सीटेट हर एक एग्जाम में आता रहता है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? थोड़ा पेपर घुमाएगा तो थीम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा जी? थीम पूछ लेगा, और थीम आपको याद करके जाना है कि वेटलैंड का इस बार थीम क्या रखा गया था 2026 में जो मनाया गया उसका। 3 मार्च, अब वेटलैंड से आया तो सबसे पहले रामसर स्थल जो है कि ईरान से आया था। ये 1971 में ईरान में रामसर जहाँ कन्वेक्शन शुरू हुआ था, रामसर एक स्थल का नाम है वहीं पे, वहां से ये शुरू हुआ। तब से जो है आर्द्र भूमि को हम लोग उसको दर्जा देते हैं, और वहां के जो है पशु पक्षियों के जो वातावरण है वहां पे जो है कि स्वच्छ करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है रामसर स्थल घोषित करना। अब चलिए यहाँ पे 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन्य जीव दिवस होता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है? तो जो है क्या, जो है कि कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ध्यान रखिएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये ऊपर लिखा गया थोड़ा। 22 मार्च को जो है ध्यान रखिएगा जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। देखिए पृथ्वी दिवस ये इंपॉर्टेंट है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। 5 जून को जो होता है पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम, क्योंकि हाल ही में मनाया गया है और पेपर आपका हाल ही में आ रहा है, तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम याद करके जाइएगा। पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2026 में मनाया गया, उसका थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस आपको क्लियर हो गया। 17 जून याद रखना है। 17 जून क्या है? 17 जून होगा कि मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, तो ये भी याद रखिएगा 17 जून को। 28 जुलाई को क्या होता है जी? 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस होता है। विश्व प्रकृति, अब देखिए 29 जुलाई है टाइगर दिवस, ये छूट गया है, तो टाइगर दिवस भी नोट कर लीजिएगा। टाइगर दिवस कब होता है? 29 जुलाई को होता है। 11 जुलाई को क्या होता है जी? जनसंख्या दिवस, ये नोट कर लीजिए सब। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इतना हमको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस क्या होता है जी?
ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन के लिए मैंने पूरा डिटेल में बताया, ये समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस मैंने बताया 16 सितंबर को। अब इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं हमारे, ये तो वो प्रश्न है जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। कभी कभी जो होता है मानवाधिकार दिवस भी पूछ लेता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब होता है? 10 दिसंबर, है ना। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर होता है, याद रखना है। कभी कभी शौचालय दिवस पूछता है तो 19 नवंबर। 19 नवंबर ये इसी से रिलेटेड है, स्वच्छता से, इसलिए पूछ देता है। तो ये सब इसमें देखिए एक बार डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 फरवरी, 3 मार्च विश्व वन जीव दिवस, 21 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, है ना। एक जगह इसको समाहित कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 5 जून 16 सितंबर। तो उम्मीद करते हैं कि जो है कि वीडियो काफी छोटा है, इसमें आपको काफी चीज सीखने को मिला होगा। अभी तक अगर यहाँ तक देखे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने भाई बंधुओं, अपने दोस्तों मित्रों, जहाँ पे भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को शेयर करिए। अगला टॉपिक हमारा आएगा, अगला टॉपिक हमारा संविधान से रिलेटेड रहेगा। संविधान में कितने अनुच्छेद है ये भी बताया जाएगा। संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद भाग में जैसे कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, ये सारा तमाम क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। डीपीएसपी देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो अब बस हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग जो है कि बढ़िया से लगे रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए, मन लगा करके बार बार रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।